गरीब परिवार के खेतों पर भूत चुड़ैल का कब्जा। बाहर रमेश के खेतों से पायल, घुंघरुओं और किसी के बोलने की भयानक आवाजें आ रही थी। आधी रात का वक्त था और ऐसे में रमेश की पत्नी रेमा की उन आवाजों की वजह से आंख खुल गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे राम जी, हे शिव जी, हे दुर्गा मैया, ये इतनी अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। रेमा ने डर की वजह से पांव से सर तक चादर को तान लिया, लेकिन वो आवाजें थीं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वहीं दूसरी ओर आधी रात को खेतों में कुछ ऐसा मंजर था। वाह, क्या रसीला संतरा है, राणा भाई आप भी चखो। साया, ज्यादा इस पेड़ पर बैठ बैठ कर फलों की जान मत ले। यहाँ आ और हमारे साथ खेत की जुताई करवा। देखो तो जरा, इन लोगों ने यहाँ आकर हमारे सारे खेत का ढसरा ही खराब कर दिया है। सही कहा। मन तो करता है कि इन इंसानों को काट खाऊं, लेकिन क्या करूं, हर जगह मारने से भी बात नहीं बनती है। ठीक है, ज्यादा गुस्सा ना करो। ये खेत इन इंसानों के लिए तो बस नाम का है, वरना हम इस खेत के असली मालिक हैं। चलो, मैं अपने खेत की जुताई करवाती हूँ। रातों रात में सभी भूतों चुड़ैलों ने खेत की जुताई कर दी और अगली सुबह जब रमेश खेतों में गया तो वो हैरान हो गया। ये क्या माँ, मेरा खेत तो कल तक बिल्कुल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारी रात इसमें काम किया हो। क्या सच में? हाँ माँ, सच। क्या खेत में कोई रात को आया था? कैसी बातें कर रही हो रेमा, भला इस गांव में दूर सुनसान इलाके में कौन आया होगा? अगर कोई नहीं था तो खेत की हालत ऐसी कैसी है? और रमेश जी, आप जानते हैं, कल देर रात मुझे खेत से अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है रमेश जी। अरे रेमा, तुम भी ना बेवजह वहम करती हो, वो जरूर हवा की आवाज होगी, ज्यादा मत सोचो। रमेश की बात सुनकर रेमा ने उस आवाज को महज एक वहम समझकर टाल दिया। रमेश, रेमा और रेखा तीनों अपना गांव छोड़कर एक खाली से इलाके में रहते थे। उनके खेत में ही उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर की उपजाऊ जमीन में वो आलू की खेती करते थे और खेतों की किनारियों पर अमरूद और संतरे के 2-3 पेड़ भी थे। रेमा प्रेग्नेंट थी। उसे उस वीराने में परेशानी होती थी, लेकिन वो कभी ये बात जाहिर नहीं करती थी। अरे नहीं, नमक तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? नमक लेने के लिए कई किलोमीटर चलकर जाना होगा। क्या बेकार की जगह है। रेमा बेचारी कई किलोमीटर चलकर गांव आई, जहां से उसको नमक लेना पड़ा। वो इसी तरह से गुजारा किया करती थी। खाना बनाने के बाद रेखा रेमा से बोली, बहू, क्या घर में तेरा इतना ही काम है कि बस खाना बनाया, खाया और काम खत्म? जरा मेरे रमेश को देख, सारा दिन काम में ही लगा रहता है। जरा सी खेतों में उसकी भी मदद करवा दिया कर। माँ जी, बस बनाना और खाना भी ऐसी जगह पर कम नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ काम ऐसा ही निकल जाता है जो मुझे मीलों चलकर ही जाना पड़ता है। अब आपको मेरी या मेरे बच्चे की तो कोई फिक्र नहीं है। आपको बस अपने बच्चे की पड़ी रहती है, लेकिन मुझे अपनी भी फिक्र है और अपने बच्चे की भी। मैं अब कोई काम नहीं करूंगी। रेमा ऐसा बोलकर लेट गई और उसने फिर कोई काम नहीं देखा। रेखा उसे अलपल बकने लगी और ऐसे ही रात हो गई। आधी रात को फिर से रेमा को वैसी ही आवाजें सुनाई दी। मैं गलत नहीं थी, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था। हमारे खेतों में सच में ही कोई है। ये हवा की सरसराहट नहीं हो सकती। रेमा ने खुद के कानों को बंद कर लिया और बस सुबह होने का एक एक पल गिनती रही। वहीं बाहर आज फिर से भूत प्रेत उनके खेतों पर कब्जा करके तांडव कर रहे थे। ये लो इंदु दीदी, रितेश, रोहित और राणा भाई, सभी ये फल खाओ, बड़े अच्छे हैं। तुझे तो बस फलों की पड़ी रहती है, लेकिन मुझे अब इन इंसानों का यहाँ रहना खटकने लगा है। हमें इन इंसानों से क्या मतलब? ये खेत हमारी संपत्ति है, जो कि हमारे पास ही है। ये तो बस दिन के वक्त इसकी पहरेदारी की तरह काम करते हैं। साया की बात सुनकर सभी भूत चुड़ैल मुस्कुराए और उन्होंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। कोई उनकी नराई कर रहा था तो कोई उनमें खाद डाल रहा था। ऐसे ही उन सभी ने आज भी काम किया, जिसकी आवाजें रेमा तक भी गईं और सुबह को रेमा अकेले में रमेश को ये सब बताने लगी। क्या रेमा, बच्चों की तरह बस भूत भूत करती रहती हो? यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, और आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। बड़ी मुश्किल से तो ये रहने की जगह मिली है, साथ ही काम भी मिल गया, और तुम हो कि इसे छोड़ने की बोलती रहती हो।
आपको मेरी बात झूठ लग रही है? चलिए मान लिया कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस मेरा वहम है, लेकिन यहाँ आसपास ना कोई दुकान है, ना किसी और चीज की सुविधा। ऊपर से मैं गर्भवती हूँ, ये जगह रहने के लायक नहीं है। तुम मेरा पीछा छोड़ो रेमा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। रमेश ऐसे बोलकर वहां से उठकर आ गया। वहीं रेमा को अब इस सब पर गुस्सा आ गया था। रमेश जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर इन्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो मैं क्यों इनकी बात को समझूं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रेमा को गुस्सा आ गया था। उसने बिना कोई सामान लिए और बिना किसी को भी बताए अपना घर छोड़ दिया और सीधा अपने मायके आ गई। रेमा के वहां से निकलते ही उस पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल साया ने देख लिया और उसने हूबहू रेमा का रूप ले लिया। क्यों लग रही हूं ना मैं बिल्कुल रेमा? साया रेमा का रूप लेकर उसकी जगह घर में आ गई और घर के काम वगैरह करने लगी। उसने सबसे पहले अच्छी बहू की तरह खाना बनाया और फिर सभी को खिलाकर वो सीधा खेतों में आकर काम करने लगी। अरे वाह, अब तो मैं अपने खेतों में दिन में भी आ सकती हूँ। अब से मैं ऐसे ही इनके बीच रहूंगी और अपने खेत का अच्छे से ख्याल रखूंगी। एक तरफ साया ऐसे बोलकर खेतों में काम कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ये रेमा को आज क्या हुआ है? बिना कहे खेत में काम करने लगी। पहले तो कहने से भी नहीं करती थी। सही कहा, हो सकता है मन कर गया हो। आप इतना क्यों सोच रही हो? रमेश के बोलने पर रेखा ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रेखा को आज घर में कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। साया रेमा की जगह रह रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रेमा। ये तो हद ही हो गई माँ, मतलब मैं 4 दिनों से यहाँ हूँ और मेरे बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। बस अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल मैं घर वापस जाऊंगी और तब रमेश जी से जवाब मांगूंगी। सही कहा, पत्नी बिना बताए आ गई और पति ने खबर तक नहीं ली। रेमा ने अगले दिन घर वापस आने का मन बना लिया। ऐसे ही रात हुई और आधी रात को सभी के सो जाने के बाद साया खेतों में आ गई, जहां उसके सभी भूत चुड़ैल भाई बहन थे। वाह साया, मजे तो तेरे ही हैं, रहने को घर मिल गया। सही कहा, लेकिन ज्यादा बातें ना बनाओ। चलो जल्दी से खेत के कामों में लग जाओ। साया के बोलने पर सभी खेतों में काम करने लगे। ऐसे ही सवेरा हो गया और सुबह रेखा को अपनी बहू बिस्तर पर नहीं मिली, जिसकी वजह से वो उसे बाहर देखने आ गई और 5-5 भूत चुड़ैलों को देखकर रेखा बेहोश हो गई। अरे माँ जी, अरे भूतों जाओ यहाँ से। साया ने आतंक मचा दिया और अपने भाई बहनों को भी भेज दिया। उसके बाद उसने अपना भी रूप बदला और रमेश को बुलाकर वो रेखा को अंदर ले गई। कुछ देर बाद रेखा ने आंखें खोली और वो साया से बुरी तरह डर कर बोली, रमेश रमेश, ये मेरी बहू नहीं है, ये चुड़ैल है। तेरी पत्नी एक चुड़ैल है, मैंने देखा ये चुड़ैल है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? ये रेमा है, रेमा। ये चुड़ैल है, इसे भेज यहाँ से। ये रमेश जी, आपको तो मैं आज बताऊंगी। बताइए, मेरे साथ कोई रिश्ता है आपका? माँ जी, क्या हुआ आपको? रेमा घबराती हुई सी रेखा के पास आई, लेकिन तभी उसे झटका लगा क्योंकि वहां तो पहले से ही एक रेमा बैठी हुई थी। 2 रेमा? कैसे? कौन है तू? मैं रेमा हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तू रेमा नहीं हो सकती क्योंकि रेमा तो मैं हूं। बता कौन है? एक ही जगह पर 2 रेमा में बहस होने लगी, जो कि रमेश और रेखा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रेमा से खुद को हारता हुआ देख साया चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने अपना चुड़ैल का रूप दिखा दिया, जिसे देख सब डर गए। हाँ, तू ही रेमा है क्योंकि मैं तो साया हूँ। चुड़ैल क्यों आई है? अब पूछ ही रहा है तो बता देती हूँ। मैं हूँ उस खेत की रखवाली, इस जमीन की रखवाली साया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस ये कहूंगी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ। सारा सामान छोड़कर रेमा, रेखा और रमेश वहां से भाग खड़े हुए और उस सुनसान जगह को छोड़कर एक गांव में किराए पर कमरा लेकर वहां रहने लगे। और दोबारा उन्होंने उस भूतिया खेत में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो समझ गए थे कि उस जमीन पर उन भूत चुड़ैलों का कब्जा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
साथ होगा। मैं हूँ साया और इस जमीन पर हमेशा मेरा और मेरे भाई बहनों का ही कब्जा रहेगा।